हाँ तो दोस्तों, कल हमने करवाया था नाउन और कुछ इंग्लिश के बेसिक्स। हम शब्द विभेद में चल रहे थे कि इंग्लिश के में जो शब्द होते हैं वो कितने तरह के होते हैं और उनको किस किस तरह से यूज करते हैं। तो कल हमने नाउन बताया था कि हमें जो भी आसपास दिखता है, जो भी कुछ होता है, जिसके भी जो भी जैसे भी नाम होते हैं वो सब नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम करेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन का हिंदी में मतलब होता है सर्वनाम। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए प्रोनाउन is a word used instead of a noun। इसका मतलब ये हुआ, ए नाउन इज ए वर्ड, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, एक प्रोनाउन ऐसा शब्द है यूज इंस्टेड, जो नाउन की बजाय यूज होता है। कहने का मतलब ऐसा शब्द जिसको हम संज्ञा या नाउन की जगह पर यूज करते हैं वो प्रोनाउन कहलाता है। बोलो ऐसे कैसे हो गया? जैसे मैं कह रहा हूँ कि सीता गा रही थी। अब ये तो सीता तो नाउन हो गया भाई, किसी का नाम नाउन होता है, तो सीता नाउन हो गया। अब सीता गा रही थी, अब मैं इसको ऐसे न बोल के कि सीता गा रही थी, अब मैं बोलूँ वह गा रही थी, तो मतलब तो वही हुआ कि भाई वह गा रही थी या सीता गा रही थी। तो अब सीता की जगह पर हमने एक शब्द यूज किया, एक वर्ड यूज किया, वह। तो वो वह क्या हो गया? वह हो गया प्रोनाउन या सर्वनाम। जैसे सीता वाज सिंगिंग और सी इज सिंगिंग, तो सीता की जगह पर जो वर्ड हमने यूज किया सी, तो वो हो गया प्रोनाउन। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, उदाहरण के लिए, सीता वाज सिंगिंग मतलब सीता गा रही थी। अब मैं इसको ऐसे न लिख के लिख दूं सी वाज सिंगिंग, भाई मतलब तो एक हुआ, सीता गा रही थी या वह गा रही थी। तो जो हमने सीता की जगह पर शब्द यूज किया सी, ये हो गया हमारा प्रोनाउन। इसी को हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। तो ऐसे शब्द जिनको हम नाउन की स्थान पर यूज करते हैं वो हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रोनाउन कई तरह के होते हैं, जिनमें सबसे पहला प्रोनाउन होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? ऐसा प्रोनाउन जो पर्सन का बोध कराता हो या व्यक्तियों का बोध कराता हो, पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। जैसे आई, वी, यू, सी। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम और सी का मतलब वह। सी का मतलब लड़की के लिए आता है वह, और ही का मतलब लड़के के लिए आता है वह। तो ये सभी क्या हो गए? पर्सनल प्रोनाउन हो गए, क्योंकि ये सभी व्यक्तियों के लिए यूज हो रहे हैं। आई मैं व्यक्ति हूँ, हम व्यक्ति हैं, यू तुम भी व्यक्ति हो, सी लड़की के लिए व्यक्ति है, ही लड़के के लिए व्यक्ति है। तो ये सभी व्यक्तियों के लिए यूज हो रहे हैं, तो ये कहलाएंगे हमारे पर्सनल प्रोनाउन या व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है। अच्छा, अब पर्सनल प्रोनाउन भी तीन तरह के होते हैं। पहला फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है उत्तम पुरुष। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन में आता है आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम,
माई का मतलब मेरा, माइन का मतलब खुद का, अवर का मतलब हमारा, और अस का मतलब हम। तो ये सभी हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। इनको याद करने की ज़रूरत है। इनके अंतर्गत आता है आई, वी, माई, माइन, अवर, अस। इनका यूज़ हम बाद में बताएंगे, पहले आप सिर्फ वर्ड को सीख लो कि वर्ड कौन सा वर्ड क्या होता है। अच्छा, अब पर्सनल प्रोनाउन का ही दूसरा पार्ट होता है मध्यम पुरुष, को बोलते हैं हम इंग्लिश में सेकंड पर्सन। इसको बोलते हैं मध्यम पुरुष। अच्छा, इसके अंदर क्या आता है? यू, तुम आ गए, योर, तुम्हारा आ गया। ठीक है, इसमें मेनली दो ही यूज़ होते हैं, यू और योर। यूज़ होने के लिए तो उसमें दाऊ, दाई, दायन भी होते थे, लेकिन वो मोस्टली पोइट्री में यूज़ होते हैं। अब उनका यूज़ बहुत कम हो गया, तो उसको बताने का कोई फ़ायदा नहीं। तो यू और योर्स, यही दो मेनली यूज होते हैं। अच्छा, अब इसमें तीसरा होता है थर्ड पर्सन। अच्छा, थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। अब थर्ड पर्सन को क्या कहते हैं हम? अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये पर्सनल प्रोनाउन के अंदर है। अब थर्ड पर्सन में कौन आ गए? अन्य पुरुष तीसरे, जैसे ही, वह, सी भी वह लड़की के लिए, इट का मतलब यह, और दे, ही, सी, इट, दे, ये आते हैं हमारे थर्ड पर्सन में। अच्छा, अब इनको थोड़ा सा यूज़ बता देता हूँ, बाकी यूज़ हम जो ट्रांसलेशन और टेंस पढ़ेंगे तब बताएंगे, लेकिन फिर भी इसकी थोड़ा सा यूज़ मैं बता देता हूँ कि जो प्रोनाउन है वो कैसे यूज़ होते हैं। कुछ प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होते हैं, और कुछ पजेसिव केस में यूज़ होते हैं। पजेशन का मतलब होता है अपने के लिए। अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं, आई, मेरे लिए सब्जेक्ट केस में आई यूज़ होगा। ऐसे नहीं होगा कि जैसे मैं घर जा रहा हूँ तो माई गो टू होम, तो माई यूज़ नहीं होता, हमेशा आई यूज़ होता है। तो सब्जेक्ट जहाँ कर्ता की ज़रूरत होती है वहाँ आई यूज़ होता है। ये फर्स्ट पर्सन। अच्छा, फर्स्ट पर्सन में ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है? आई का मी हो जाता है। अगर हम कोई सेंटेंस बनाएंगे और जहाँ मैं, मेरा आएगा, तो वहाँ हम जहाँ कर्ता कर्म की जगह पे अगर हमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रखना हुआ हो तो वहाँ आई की जगह मी रखते हैं। जैसे जैसे कोई एग्जांपल बताता हूँ, दिस, कि यह पेन मेरा है, तो दिस पेन इज़ माइन। ठीक है, ये हो गया पजेशन केस के लिए। पजेशन केस में अगर मेरे के लिए आए तो वहाँ हमेशा माइन का यूज़ होता है, आई का यूज़ नहीं होगा। अपने के लिए, जैसे यह पेन ये मेरा है, या यह किताब मेरी है, तो दिस बुक इज़ माइन, मेरे के लिए माइन यूज़ होता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट केस में मेरे के लिए मी यूज़ होता है, और सब्जेक्ट केस में कर्ता की जगह पे मेरे के लिए आई यूज़ होता है। ठीक है, इसीलिए इसी प्रकार वी सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे वी का अस हो जाता है। ठीक है, और पजेसिव केस में क्या हो जाता है? वी का योर्स। उदाहरण के लिए कि यह किताबें हमारी हैं, तो दिस बुक, ये जैसे यह किताबें तुम्हारी हैं, तो दिस बुक इज़ योर्स। ठीक है, और यह किताबें हमारी हैं तो दिस बुक इज़ आवर्स। सॉरी, गलती हो गई, यहाँ योर्स नहीं आवर्स होता है, OURS, तो वी का आवर्स होता है। तो दिस बुक इज़ आवर्स, यह किताबें हमारी हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम सेकंड पर्सन के लिए लें तुम्हारी के केस में, तो तुम्हारे के केस में कर्ता की जगह पे, सब्जेक्ट की जगह पे यू ही यूज होता है, और तुम्हारे के लिए कर्म की जगह पर भी यू ही यूज होता है।
और पजेसिव अपने के केस में, जैसे यह बुक तुम्हारी है तो दिस बुक इज योर्स, तो यहाँ पर अपने के केस में योर्स यूज होता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ही के लिए सब्जेक्ट केस में ही यूज होता है, ऑब्जेक्ट केस में हिम यूज होता है, और अपने के केस में हिज यूज होता है। इसी तरह से सी के लिए सब्जेक्ट केस में कर्ता की जगह पर सी होगा। अगर सी वह कर्म की जगह पर यूज करना हो तो हर यूज करते हैं, और अपने के केस में उसके लिए हम हर्स यूज करते हैं। ठीक है। इसी तरह से वे दे के लिए, अगर हम दे के लिए यूज करें वे, तो सब कर्ता की जगह पे दे यूज करेंगे, कर्म की जगह पे देम यूज करेंगे, और उनका उनके लिए, उनके अपने के लिए, जैसे कोई यह किताबें उनकी हैं तो उस केस में उनके के लिए हम देयर यूज करेंगे, देयर्स। ठीक है। तो ये कुछ पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम के कुछ नियम थे वाक्यों में रखने के लिए। तो अभी जब वाक्य पढ़ाएंगे जब इनको और डिटेल से बताएंगे, लेकिन इनको याद रखें। ठीक है। ये हो गया हमारा व्यक्तिवाचक सर्वनाम या पर्सनल प्रोनाउन। अब प्रोनाउन का दूसरा भाग आता है। दूसरा भाग होता है प्रोनाउन का प्रश्नवाचक सर्वनाम, या मतलब इसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि जहाँ प्रश्नवाचक वर्ड यूज होते हों वहाँ आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं? व्हाट, हु, हुज। जो वर्ड डब्लू से यूज होते हैं, विच, डब्लू एस से जो वर्ड यूज होते हैं वो आते हैं सभी पर्सनल इंटेरोगेटिव प्रोनाउन या प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अच्छा, अब इनका यूज कैसे करते हैं? जैसे हु ब्रोक दिस चेयर। प्रश्नवाचक सर्वनाम के पीछे हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो हु ब्रोक दिस चेयर, यह कुर्सी किसने तोड़ी? प्रश्न आ गया। तो यह कुर्सी किसने तोड़ी, तो जहाँ हु जो, अब हु क्या कर रहा है? प्रश्न पूछ रहा है। तो इस तरह के शब्द आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। ठीक है। जैसे और भी एग्जाम्पल लेते हैं। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस का मतलब यह क्या है, प्रश्न पूछने वाला आ गया। तो ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं हमारे? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। उसके बाद अगला पार्ट आता है सर्वनाम का, तीसरा होता है रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव तो आपने वर्ड सुना ही होगा। ठीक है। कहीं ना कहीं किसी न किसी के रिलेटिव होते ही हैं। रिलेटिव का क्या मतलब होता है? संबंधी। तो इसका मतलब क्या हो गया? संबंधवाचक। ठीक है। सबके रिलेटिव होंगे कहीं ना कहीं, सबके रिलेटिव होते ही हैं। बिना रिलेटिव के तुम कहाँ से आगे धरती पे? तुम्हारे मम्मी पापा, बाबा, अम्मा, ताऊ, चाचा, नाना, नानी, ये सब रिलेटिव हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम। अब ऐसा शब्द जो एक दूसरे में संबंध बताए या एक दूसरे के संबंध स्थापित करे, तो ऐसा शब्द कहलाता है रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा, अब इसमें क्या होता है? इसमें लोगों के बीच संबंध नहीं होता, इसमें दो वाक्यों के बीच संबंध होता है। ठीक है। ऐसा शब्द जो दो वाक्यों के बीच संबंध को दर्शाए वो हमारा आता है संबंधवाचक सर्वनाम या रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत। जैसे
उदाहरण के लिए दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय whose father is डॉक्टर। अब दो वाक्य हो गए, दिस इज द बॉय, यह लड़का है, अब फादर इज डॉक्टर, पिता डॉक्टर हैं, दो वाक्य हो गए। अब इनको जोड़ रहा है हुज, हुज। अब इसका पूरा मतलब क्या हो गया, यह वही लड़का है जिसके पिता डॉक्टर हैं। तो हुज क्या हो गया, हुज। अब इन दो वाक्यों में संबंध स्थापित कर रहा है, तो हुज हो गया संबंधवाचक प्रोनाउन या रिलेटिव प्रोनाउन। समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, ही लॉस्ट द पेन, उसने पेन खो दिया, पहला वाक्य हो गया। अब दूसरा वाक्य ले लेते हैं, हिज ब्रदर हैड गिव हिम। अच्छा, पहला वाक्य होगा उसने पेन खो दिया, दूसरा वाक्य हो गया उसके भाई ने उसे दिया था। अब दो अलग अलग वाक्य हो गए, उसके भाई ने उसे दिया था और उसने पेन खो दिया। अब इन दो वाक्यों को जोड़ दो। अब इसके बीच में जोड़ने के लिए दैट लगेगा। अब क्या मतलब हो गया, उसने वह पेन खो दिया जो उसके भाई ने उसे दिया था। दोनों वाक्य जुड़ गए। अब किससे जुड़ गए, दैट से जुड़ गए। तो ये दैट जो वर्ड है यहाँ काम कर रहा है संबंध बनाने का, कहने का मतलब रिलेटिव प्रोनाउन का। तो ये वर्ड हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो हमारे आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं अगले की ओर। अब इसमें मैं आपको कुछ और वर्ड बता देता हूँ। अब आप सोच रहे हो कि हुज तो यहाँ इंटेरोगेटिव में आया था, भाई WH वाला वर्ड है। तो वर्ड सेम होते हैं लेकिन उनका काम हर जगह पर अलग होता है। तो इसीलिए जब काम उसका वहाँ अलग हो गया, अब वहाँ हुज वहाँ आता। अगर प्रश्न पूछने के लिए हुज का यूज होता तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाता। अब संबंध जोड़ने के लिए हुज का प्रयोग हो रहा है तो क्या कहलाएगा, संबंधवाचक प्रोनाउन कहलाएगा या रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे दिस इज द बॉय, यह लड़का है। अब हु इज माई फ्रेंड, अब क्या हो गया, यह लड़का है जो मेरा फ्रेंड है। अब इसमें हु क्या काम कर रहा है, दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है कि यह वही लड़का है जो मेरा मित्र है। तो अब यहाँ हु, अब हु यहाँ क्या था, इंटेरोगेटिव प्रश्न पूछने का काम कर रहा था। अब हु यहाँ क्या कर रहा है, वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ रिलेशन का काम कर रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन, और यहाँ प्रश्न पूछने का काम कर रहा है तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अंतर समझ में आ गया। बहुत अच्छे। न समझ में आया हो तो कमेंट में बता देना। चलिए अब इसके बाद चलते हैं अगले पार्ट की ओर, चौथा प्रोनाउन का पार्ट। उसके बाद चौथा आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव DEMONSTRATIVE ये होता है डेमोन्स्ट्रेटिव। इसका मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, ऐसे शब्द जिन्हें हम संकेत के लिए यूज करते हैं वो कहलाते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। अब संकेतवाचक सर्वनाम में सिर्फ 4 वर्ड आते हैं। कौन से, दिस, दैट और दीज और दोज। अच्छा, ये कैसे संकेतवाचक के काम करते हैं। अब मान लो कि आप स्कूल में पढ़ रहे हैं और डेस्क पे आपका पेन रखा है, तो आप उस पेन की तरफ उंगली करके क्या कहेंगे कि यह मेरा पेन है। तो इसको कैसे लिखेंगे, दिस इज़ माई पेन। ठीक है जी।
तो ये दिस क्या कर रहा है, संकेत बता रहा है कि दिस इज़ माई पेन। ठीक है। अब मान लो आप स्कूल से थोड़ा दूर खड़े हैं, उंगली करके कहते हैं कि दैट इज़ माई स्कूल। ठीक है। तो संकेत बता रहे हैं आप अपने स्कूल की और उंगली करके कि वो मेरा स्कूल है, कि दैट इज़ माई स्कूल। तो दैट क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। ठीक है। अब आपकी घर की अलमारी में बहुत सारी किताबें रखी हैं, कोई आपका दोस्त आ गया, आप अपने दोस्त से क्या कह रहे हैं, तो आप अपने दोस्त को बता रहे हैं कि वो अलमारी में उंगली करके कि वो अलमारी में रखी सारी किताबें मेरी हैं। तो उसके लिए क्या रखेंगे कि दोज आर माई बुक्स। ठीक है। किसी एक चीज़ के लिए हम दिस और दैट का यूज़ करते हैं, और एक से ज़्यादा हों तो दीज और दोज का यूज़ करते हैं। तो संकेतवाचक सर्वनाम समझ में आ गया होगा। ठीक है, आ गया, बहुत बढ़िया। इसके बाद चलते हैं अगले प्रोनाउन के पार्ट की ओर। वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव से समझ में आ गया होगा। डिस्ट्रीब्यूट, बहुत सी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। इसको बोलते हैं विभाग सूचक। विभाग सूचक मतलब किसी चीज़ को एक दूसरे में बांटना। तो इसमें क्या है, इसमें भी कुछ वर्ड ऐसे हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में यूज होते हैं। कौन कौन से वर्ड हैं, जैसे एक ईच है, एक आइदर है, एक नाइदर है, एक एनी है, और नन है। ये कुछ वर्ड हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लिए यूज होते हैं। अब कैसे यूज होते हैं अभी बता देते हैं कि ईच ऑफ यू का मतलब हो गया तुम में से प्रत्येक। ईच का मतलब होता है प्रत्येक। ईच ऑफ यू कैन गो टू सी द ताज। सेंटेंस को लेकर टेंशन मत लेना, सारे टेंशन सेंटेंस करवा दूंगा। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ ईच ऑफ यू कैन गो टू सी द ताज। अब आपका कोई मान लो विद्यार्थियों का झुंड खड़ा है, झुंड का मतलब एक ग्रुप खड़ा है। अब ग्रुप के में आप सभी ताज देख के आए हो, तो कोई कह रहा है कि ईच ऑफ यू, तुम में से सभी ताज देख के आए हो। ठीक है साहब। तो अब तुम्हारे ग्रुप में उसने विभाग को बांट दिया कि तुम्हारा ग्रुप ही ताज देख सकता है। ठीक है। तो ये ईच क्या हो गया, ये सेपरेट करता है विभाग को, ये बांटता है। अब और बता देते हैं, नाइदर ऑफ टू गुड्स, चलो बुक्स लिखा देते हैं। नाइदर ऑफ टू बुक्स इज गुड। टेंशन मत लेना, इन सब का यूज मैं आगे सब बता दूंगा। आइदर नाइदर ईच का यूज कहाँ कैसे होता है, पर पहले प्रोनाउन समझ लो। अच्छा, इसका मतलब क्या, नाइदर ऑफ टू बुक्स इज गुड। इसका मतलब हुआ कि दोनों बुक में से कोई अच्छी नहीं है, तो इसने बांट दिया ये दो बुक दोनों ही ख़राब हैं। तो नाइदर वर्ड का क्या का हुआ, विभाग में से बांट दिया, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रोनाउन के पार्ट की ओर। छठवां पार्ट ये होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब समझ गए आप। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चयवाचक, जिसकी कोई निश्चित सीमा नहीं हो। ठीक है, जिसकी कोई निश्चित सीमा नहीं हो, वो होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इसके अंदर क्या वर्ड आते हैं, कुछ गिने चुने वर्ड आते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर वर्ड आते हैं जैसे सम, फ्यू, मैनी,
एनी। अब कहोगे साहब ये वर्ड कैसे आएंगे, कोई बात नहीं, बिल्कुल कहना चाहिए। अभी एग्जाम्पल से बताते हैं। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। सम थिंक, राहुल इज बैड बॉय। अब सम का क्या मतलब हुआ, समथिंग, कुछ सोचते हैं कि राहुल बुरा लड़का है, कुछ सोचते हैं। अब कुछ में क्या हुआ, कुछ अते पते चले, कुछ कितना, कुछ कौन, कुछ। अब कुछ में तो 2 भी सोच सकते हैं, कुछ में तो 4 भी सोच सकते हैं, कुछ में तो 100 भी सोच सकते हैं। अब कुछ में तो कुछ ही होता है भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, अनिश्चित काल अनिश्चित हो गया। तो ये सम वर्ड कहाँ यूज हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये कहलाया इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, अभी सेंटेंस मत देखना, सिर्फ शब्द देख लो। अब इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देते हैं। ओनली वेरी फ्यू, फ्यू का मतलब होता है कम, बहुत थोड़ा। आर ट्रू फ्रेंड। अच्छा, अब इसका मतलब ओनली वेरी फ्यू आर ट्रू फ्रेंड, बहुत ही थोड़े कम सच्चे दोस्त होते हैं। बात बिल्कुल सही है। अब बहुत कम, अब बहुत कम में कितना बहुत कम, 1 2 4 6 8, कोई निश्चित नहीं है। तो बहुत कम तो बहुत कम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्यू वर्ड है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आ गया। शब्द समझ में आ गया, सही है, समझ गए, बहुत बढ़िया। उसके बाद आता है अगला सर्वनाम, अगला प्रोनाउन, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये प्रोनाउन के पार्ट चल रहे हैं, समझ लो। रेसिप्रोकल का मतलब होता है परस्परवाचक, परस्परवाचक सर्वनाम। अब परस्परवाचक क्या होता है, इसके अंदर 2 वर्ड आते हैं। एक तो आता है ईच अदर, ठीक है जी, ईच अदर आ गया। और एक और आता है वन एनोदर। इसमें 2 ही शब्द यूज होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत। चलो दोनों के उदाहरण बता देते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। अनिल एंड सुरेश, अनिल एंड सुरेश हेल्प ईच अदर। ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे की, अनिल और सुरेश सहायता करते हैं एक दूसरे की आपस में या परस्पर। तो अनिल और सुरेश परस्पर एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। बहुत बढ़िया, समझ गए, ठीक। अच्छा, वन एनोदर का भी एक उदाहरण दे देते हैं। तो वी आर 5 फ्रेंड, ठीक है। वी लव वन एनोदर। हम 5 मित्र हैं और हम एक दूसरे को परस्पर प्यार करते हैं। अच्छा जी, तो आपने कहा कि सर यहाँ ईच अदर क्यों नहीं लगाया, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, वैसे आगे भी बताऊँगा, चलो यहाँ भी बता दूँ कि ईच अदर सिर्फ 2 के लिए यूज होता है और 2 से ज़्यादा के लिए वन एनोदर यूज होता है। समझ में आ गया, दोनों का मतलब एक ही होता है कि परस्पर आपस में। ईच अदर का भी परस्पर आपस में सिर्फ 2 के लिए, और वन एनोदर का भी परस्पर आपस में 2 से ज़्यादा के लिए। ठीक है जी, समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं अगला प्रोनाउन। अगला प्रोनाउन है एक्सक्लेमेटरी।
एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। अब चाहे एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, विस्मयादि बोधक। अब विस्मयादि बोधक तो आप समझ रहे होंगे। अब विस्मय बोधक सर्वनाम। विस्मय का क्या मतलब? विस्मय का मतलब अचंभा, अचानक झटका लगना, एक साथ विस्मय में पड़ना। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक चिन्ह लगता है। जैसे अब अचानक कोई, तुम्हें किसी आदमी को जानते हो, अब तुम्हें पता लगे कि अचानक वो तो डकैत था, तो क्या करोगे? अचानक मुंह से निकलेगी हाँ, क्या करोगे? क्या, वाट। इसके बाद एक चिन्ह लगता है, जब आंखें खुली मुंह फटा रह जाए तो ये चिन्ह का यूज करते हैं, याद रखना। क्या? ही इज ए रॉबर, कि वह डकैत है। तुम्हें पता लगी कोई डकैत है, तुम उसे भला आदमी समझते थे, तो क्या है? क्या, मुंह खुल गया, चिन्ह लग गया, वह एक रॉबर है। तो यहाँ वाट का यूज क्या हुआ? विस्मय के लिए हो गया। तो ये हो गया विस्मयादिबोधक शब्द। ठीक है जी। इसी के साथ तुम्हारे सर्वनाम समाप्त होते हैं। कुछ समझ में ना आया हो तो बता देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं फिर से बता दूंगा। अब हम चल रहे हैं शब्द विभेद में। पहले बताए थे हमने इसके वर्ण, अंग्रेजी वर्णमाला बताई थी, 26 अक्षर होते हैं। उसके बाद वर्णों से मिलके बनते हैं शब्द। अब शब्द कितने तरह के होते हैं इंग्लिश में? अब शब्द में हमारे नाउन हो गई, उसके बाद आज प्रोनाउन हो गया। अब हम अगले टॉपिक में बताएंगे एडजेक्टिव। तब तक के लिए तैयार रहें। नमस्कार।